हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। तो मैं आपका देखिए 3rd चैप्टर तक आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 4th। अगर आपने 4th चैप्टर पढ़ा है तो 20 में से देखिए थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि आप 1st, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर को पढ़ते हुए 4th चैप्टर पर आएँ, तो आपको जो थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी है उससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास पर स्किप मत कीजिएगा। देखिए सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि वायु होता क्या है। ठीक है, वायु से आप क्या मतलब आप क्या जानते हैं कि वायु मीन्स क्या होता है? अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि वायु क्या है, व्हाट इज विंड, तो देखिए ये जो वायु होता है ना, ये गैसों का मिक्सचर होता है। मतलब कुछ गैस मिला के एक हवा बनती है, उसको हम लोग कहते हैं वायु। और जो ये वायु होती है इसी में ही हम लोग डिपेंड होते हैं। जहाँ हम लोग सांस ले लेते हैं वो हमें वायु ही प्रदान करता है। तो इसी वायु के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं कि वायु क्या होती है। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घनी चादर से घिरी हुई है। सही बात है, जिसे वायुमंडल भी कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु है वो घनी चादर से घिरी हुई है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर डिपेंड होते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, और सूर्य का जो किरण है उससे हानिकारक प्रभाव जो होता है उससे हमारी रक्षा करता है। ये जो वायु होता है वो किसी भी प्रकार के दिक्कतों से, जैसे जो सूर्य का जो रेज है उससे जो आपका अल्ट्रावायलेट रेज, हानिकारक जो किरण निकलते हैं, उससे भी हमें हमारी रक्षा करता है। ठीक है, और जब ठंड होती है रात के समय, ठंडी में, ठीक है, उसमें भी हम जम न सके, उसमें भी आपका वायु हेल्प करता है। तो वायु जो है वो मनुष्य जीवन क्या सभी जीव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी जीव को जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वायु। अब देखिए हम लोग ये देख लेते हैं कि वायु का संगठन, वायु को कितने भागों में बांटा गया है, वायु में कौन कौन सी गैस शामिल है। तो देखिए यहाँ पे आपका आता है कि जिस वायु में हम सांस लेते हैं उसमें बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है। सबसे पहला होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ इसलिए पढ़ा दिया गया है क्योंकि पूरे चक्र में सबसे बड़ा भाग आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है। ऑक्सीजन से भी ज़्यादा आपका नाइट्रोजन है। देख लेते हैं कि आपका नाइट्रोजन जो है आपका 78% है, ऑक्सीजन आपका 28% है। मतलब इतना आपका फर्क है, मतलब आधा भी ऑक्सीजन नहीं है नाइट्रोजन से। लेकिन उसके बाद क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। मतलब ये सब भी जो गैसेस है ये भी आपकी बहुत कम मात्रा में ही होती हैं, लेकिन होती हैं, पाई जाती हैं। और इसीलिए पेड़ पौधों और जानवरों में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है। मतलब वो नाइट्रोजन जो है आपका, वो भी गैस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ है आपका चार्ट। ठीक है, तो इस चार्ट को आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आइए, कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। ये आपका क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस गैस। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जब फैलकर पृथ्वी में विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव पर धरती इतनी ठंडी हो जाती है। मतलब जब ये ग्रीन हाउस नहीं पैदा होगा तो उसके अभाव में, उसके एब्सेंस में जो पृथ्वी है वो इतनी ठंडी हो जाएगी कि वहाँ पे रहना भी असंभव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है और तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। तो इसे क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहते हैं। अब तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है और इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। जब आपका भूमंडलीय तापन बढ़ेगा तो आपके जो ठंडे प्रदेश के जितने भी आइस जमे होंगे वो मेल्ट होंगे ग्लेशियर्स से। ठीक है, और वो आपका नदी के रूप में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उससे बाढ़ भी आने की आशंका हो जाती है। तो यही है आपका फैक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। देखिए जो आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उसी का ये पूरा डिटेल है। ठीक है, कि ऑक्सीजन से क्या होता है। ऑक्सीजन आपको ये सभी पता है कि हम जीव जंतुओं को ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। तो ये जो है, ये चक्र जो है ये इसी प्रकार बैलेंस होकर चलता है कि कुछ गैसों की आवश्यकता हमें होती है और जो हम छोड़ते हैं उसकी आवश्यकता पेड़ पौधों को होती है। तो इसीलिए यही जो चक्र है आपका बैलेंस बनाकर चलता है।
तो ये आप अपना डिटेल यहाँ पे है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हम लोग ये देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना, जो वायुमंडल बना है कितने भागों में है, कितने परत में है और हर परत में क्या क्या काम होता है, तो ये हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ से 100%, यहाँ से 101% आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा आता है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा वायुमंडल जो है वो 5 परत में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, जैसे शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, वायुमंडल और बहिमंडल। तो हर मंडल में क्या क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए शोभ मंडल क्या होता है, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जो हैं, जैसे वर्षा, ओला पड़ना, ये सब जो है ये इसी के अंदर होती है। देखिए शोभ मंडल में क्या होता है, जिस वातावरण में, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, यही हमारा शोभ मंडल है। ठीक है, हम शोभ मंडल में ही रह रहे हैं, इसी में हमें हर प्रकार के मौसम की जानकारी होती है, जिसे हम महसूस कर लेते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो ये जो परत होती है ये वायुमंडल की सबसे इंपॉर्टेंट परत होती है, शोभ मंडल। समताप मंडल हम लोग देख लेते हैं कि शोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। यह बादल और मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। ठीक है, जो मौसम संबंधी जो आपका मतलब कि घटना है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है, जब वो शोभ मंडल में ही होता है तो आपका समताप मंडल में कैसे पहुँचेगा। लेकिन हाँ, समताप मंडल में आपका क्या होता है कि जो हवाई जहाज, जो लोग हेलीकॉप्टर और जहाज उड़ाते हैं वो आपका समताप मंडल में ही उड़ाते हैं। इसलिए कि वो जो मंडल होता है आपका क्लियर होता है, साफ होता है, उसमें किसी भी गैस का, वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये मंडल जो है जहाज उड़ाने के लिए बहुत ही आदर्श मानते हैं। और यहाँ पे यह जो परत है, सूर्य से आने वाली हानिकारक जो गैस है उससे भी हमारी रक्षा करता है। ठीक है, क्या आपका सब समताप मंडल देख रहे हैं, शोभ मंडल में हम लोग रहते हैं, इसके ऊपर जो है आपका ये पूरा समताप मंडल है, इसी मंडल में आपका हवाई जहाज उड़ता है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मध्य मंडल में चलते हैं हम लोग। यह मंडल की तीसरी परत है, देख रहे हैं, ये मंडल की तीसरी परत है। इसमें क्या होता है कि ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, जैसा कि आपने फिगर में देख लिया। और उसके बाद क्या होता है कि यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। ये आपका 15 किलोमीटर तक फैला होता है, ये आपका 18 और ये आपका 13। ठीक, 13, 15 और 18 किलोमीटर तक फैला होता है। और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो है इस परत में आते ही जल जाते हैं। ठीक है, जब ऊपर से, जब आपके वायुमंडल से उल्का पिंड आपके जब गिरते हैं, ठीक है, अगर ये परत ना होती तो वो सीधे आके हमारी पृथ्वी को हम हर समय नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन इस परत के होने से क्या क्या फायदा है ये आप देख सकते हैं कि जब मध्य मंडल में उल्का पिंड ऊपर से गिरता है तो इस मंडल में आते ही वो जल के नष्ट हो जाता है। ठीक, चलिए वायुमंडल में क्या होता है कि वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है और यह 80 to 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये जो होता है वायुमंडल ये पूरा है। ठीक है, ये 80 to 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसमें जो वायु का जो मतलब कि वो स्पीड है वो बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी में प्रसारित रेडियो तरंगे जो हैं इसी परत से उनको हर चीज़ मतलब जानकारी प्राप्त होती है। और लास्ट है आपका बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या होता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यह वायु की बहुत पतली परत होती है, इसमें हल्के गैस होते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन, मौसम और जलवायु। ठीक है, तो मौसम और जलवायु में देखिए आपको देखते हैं कि देखिए हम अगर कल्पना करें कि हमारे शरीर में एक रेडियो है और मस्तिष्क उसका स्पीकर है, तो मौसम जो हो रहा है उसको नियंत्रण बटन से छेड़छाड़ करता है और मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति है। देखिए आर्द्र और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो सही बात है, अगर देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो अच्छा खासा इंसान भी बहुत उसको पसीना होता है, गुस्सा आता है, तो इस टाइप का मौसम मूड चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार है कि हमारा जो जलवायु है, जो मौसम है, ठीक, मौसम जब चेंज होता है तो हमारे जलवायु भी चेंज होते हैं। तो उसी मौसम के ही हिसाब से पे वो डिपेंड होते हैं। ठीक, जैसा मौसम होता है वैसे हमारी जलवायु होती है। ठीक, चलिए तापमान देख लेते हैं। देखिए तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता का परिमाण को तापमान कहते हैं। तापमान क्या होता है कि जब
वायु में जो मौजूद ताप और शीतलता है, उसको जब मापते हैं तो उसको तापमान कहते हैं। वायुमंडल का जो तापमान होता है केवल दिन और रात में ही नहीं चेंज होता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी वो चेंज होता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होता है। तो ये तो सबको पता है कि शीत ऋतु मतलब विंटर से ज़्यादा गर्मी हमारा समर में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मान अत्यधिक बढ़ जाए और इतनी गर्मी हो जाए तो कुछ फसलें नहीं उग सकेंगे। देखिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है ना, तो मतलब खेतों के जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो भी जलकर खाक हो जाते हैं, सूख जाते हैं, कितना भी उन्हें पानी आप दीजिए। तो ये चीज़ है कि अगर मौसम में परिवर्तन होगा, तो हर चीज़ में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हर चीज़ जो है वो तापमान पर ही डिपेंड होती है। तो ये चीज़ है आपका। देखिए, तापमान को मापने के लिए मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एडवर्ड सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0% सेल्सियस पर जमता है और 100% सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, जब पानी एक टाइप से ले लीजिए, अगर उसको 100% सेल्सियस पर लीजिए तो वो खौलने लगेगा, लेकिन अगर 0% सेल्सियस पर रखिए तो वो जम जाएगा। ठीक है, तो यही है। और ये तापमान जो है उसको कैसे मापते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, और इसी का आविष्कार कौन किया था? हाँ, एडवर्ड सेल्सियस ने किया था। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं वायुदाब। वायुदाब के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि वायुदाब क्या होता है। देखिए, वायुदाब जो आपका होता है कि वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के जो कारण आपके चारों ओर लिपटा होता है। मतलब कि आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से आपका जो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर लिपटा होता है, और वायु का एक स्तंभ जो धरातल पर अपना भार डालता है उसे वायुदाब या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और जो आपका वायुमंडलीय दाब है उसको कैसे मापते हैं? उसका मापी यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर। उसको कैसे मापते हैं? बैरोमीटर से। ये आपका बैरोमीटर यहाँ पे शायद कहीं दिया ना हो। बैरोमीटर से आपका नापते हैं। और देखिए, और आप देख सकते हैं कि आप वायुमंडल से आप वायुदाब से क्या क्या समझते हैं। वायुदाब जो है पृथ्वी पर दबाव डालने वाली वायु है। मतलब पृथ्वी पर जो फोर्स से दबाव पड़ता है वही है वायुदाब। अगर आप सपोज कीजिए कि अगर आप समुद्र तल से वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वायु जो है वो अणुओं का दबाव चेंज करता रहता है। अगर हम एरोप्लेन से पहुँचते हैं, मान लीजिए कि ज़मीन से ऊपर पहुँचते हैं, तो पहुँचते पहुँचते क्या होता है कि हमें तो महसूस होता नहीं क्योंकि हम तो एरोप्लेन बैठे रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सपोज कीजिए अगर आप एरोप्लेन के बाहर हैं तो इतना उसका दाब होगा, वायु का इतना ज़्यादा फोर्स होगा कि आप उससे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही होता है आपका वायुदाब, और कुछ है नहीं वायुदाब में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। पवन क्या होता है? पवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पवन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं विंड। पवन को हम लोग कहते हैं विंड। और विंड क्या होता है कि यह जो गति है ये पृथ्वी के सतह के लगभग समांतर रहती है। पवन जो है वो पृथ्वी के साथ मतलब पृथ्वी पर ही बहती रहती है, उसके समान वो चलती रहती है। जब यह सड़क पर गिरी हुई पत्तियों को उड़ाती है या तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ती है, तो कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो इसे आप महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं कभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ पवन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, स्थायी पवन। देखिए, स्थायी पवन क्या होता है? स्थायी पवन से हमारा तात्पर्य क्या है? ये वे पवन है जो पूरे साल एक निश्चित दिशा में बहती है। उसे स्थायी पवन कहते हैं। मौसमी पवन क्या होता है? ये वे पवन है जो मौसम या समय के बदलाव के साथ दिशा बदलने वाली हवाएं होती हैं। मतलब मौसम अगर चेंज हुआ है तो इसकी जो हवा है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसे कहते हैं मौसमी पवन। स्थानीय पवन क्या होता है कि ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी भी विशेष समय में चलती है, तो उसे स्थानीय पवन कहते हैं। तो यही है आपका लू। देखिए, जब आपका मतलब गर्मी में आपका कहीं कहीं लू बहुत चलता है तो उसे स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, चक्रवात क्या होता है? प्राकृतिक आवेश। चक्रवात वो है जब बंगाल के खाड़ी से या किसी भी समुद्र से जो लहर उठती हैं, जो चक्रवात आपका वो कई मतलब कि वो घूमते घूमते एक बहुत ही तेज हवा के रूप में कई जगहों पर पहुंचती है और वहाँ पे सब कुछ तहस नहस कर डालती है, पूरा विनाश कर देती है। ठीक है, तो अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अभी हाल फिलहाल में ठीक है आपका चक्रवात जो है वो कहाँ पर आया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेम जगह आपका
चक्रवात आया था, हाँ, जो कि बंगाल के खाड़ी से उठकर आपका उड़ीसा पारादीप वगैरह तक पहुंचा था। तो वो आपका अभी अभी लेटेस्ट आपका चक्रवात आया था। ठीक है, तो इसमें देखिए सब कुछ बिखर जाता है। इसमें घर, पेड़, हाँ, वगैरह लाइन, और जो भी टेलीफोन लाइनें हैं, बिजली लाइन, विद्युत आपूर्ति, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। और देखिए, और जब तक चक्रवात चलता रहता है, इतनी आंधी, इतनी तूफान, इतनी बारिश होती है कि उसका हम लोग अंदेशा भी नहीं कर सकते। फसल पूरी तरह से खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो यही होता है चक्रवात का विनाश। देखिए, अब आर्द्रता क्या होती है, हम लोग पढ़ते हैं आर्द्रता क्या होती है। अब आर्द्रता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ, मतलब हवा में आर्द्रता क्या होती है कि जब हवा में आपका जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब हवा में मौजूद जल वाष्प, मतलब कि एक टाइप से मान लीजिए वेपर वगैरह जो होता है, वाटर वेपर जो होता है, अगर वो मौजूद रहता है हवा में तो उसे आर्द्रता कहते हैं। और आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, ठीक है, उसे कैसे हम मापते हैं, हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर से इसको मापते हैं। आर्द्रता तो जो होती है वो जल विज्ञान में बहुत अहम होती है। वर्षा, बादल, ओस, ओला, पाला, सभी घटनाओं के जो होती हैं वो आर्द्रता के वजह से ही होती हैं। तो यही होता है आर्द्रता। तो अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं, इसमें डिटेल लिखा हुआ है। और आर्द्रता का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। सापेक्ष आर्द्रता होता है, हाँ, उसमें क्या होता है कि हवा में मौजूद पानी की मात्रा को अधिक जल वाष्प की मात्रा के हिसाब से बताते हैं। तो उसे कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। और क्या होता है कि तापमान बढ़ने के साथ साथ हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा भी बढ़ती है। तो यही है आपका जल वाष्प, क्या, आर्द्रता। ठीक है, तो यही है आपके चैप्टर में। और अगर आपको मेरा क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।